हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर बेसिस करके न्यूक्लियर फिशन और फ्यूशन के भी एक्सप्लेन करेंगे और फाइनली हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले दिन बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़े थे कि बाइंडिंग एनर्जी इज़ ए रिप्रेजेंटेशंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। कोई भी न्यूक्लियस कितना स्टेबल होगा वो डिपेंड करता है बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक ए न्यूक्लियस एंड मेक इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फार अपार्ट्स। कोई भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए और उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग करने के लिए जितना एनर्जी लगाना पड़ता है वो है बाइंडिंग एनर्जी। तो वो जितना ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी है उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, तभी जाके वो ब्रेक हो पाएगा। ओके, सो दैट्स वाई बाइंडिंग एनर्जी इज़ ए सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। तो अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस में हम लोग ड्रॉ करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, मतलब पर न्यूक्लियन में कितना बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये इधर, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी को वाई एक्सिस में हम लोग प्लॉट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस में रख रहे हैं मास नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एक ही बात है, मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एक ही है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो ग्राफली कुछ इस तरीके का एक ग्राफ मिलेगा, अप्रोक्सीमेट इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ये क्या है, मास नंबर्स, यहाँ पे अलग अलग मास नंबर्स है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है इससे कई सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। पहला इंफॉर्मेशन मिलता है कि कुछ स्मॉल न्यूक्लियस है उसका बाइंडिंग एनर्जी कम है और कुछ बहुत ही बड़ा न्यूक्लियस है उसका भी बाइंडिंग एनर्जी कम है। मतलब जो स्टेबल न्यूक्लियस है वो इंटरमीडिएट मास नंबर वाला है। मतलब स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है, जिसका मास नंबर इंटरमीडिएट है, ना तो वो बहुत छोटा है ना तो बहुत ज़्यादा है। मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी अनस्टेबल, क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी घट जाता है, और कम होता है तो भी अनस्टेबल। लेकिन इंटरमीडिएट में जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल रहता है। ओके, सो इस कर्व से ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि हर न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है। इंटरमीडिएट मास नंबर वाला जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल होता है, बहुत कम वाला स्टेबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा वाला भी स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, इस कर्व के ऊपर हम लोग न्यूक्लियर फिशन और फ्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। न्यूक्लियर फिशन क्या है, न्यूक्लियर फिशन ये हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में पता है कि कोई भी एक बड़ा न्यूक्लियस जब ब्रेक करके छोटा छोटा न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको बोलते हैं फिशन। When a big nucleus divide to form some small nucleus, that is known as nuclear fission। और फ्यूशन क्या होता है, फ्यूशन इसका उल्टा प्रोसेस, when some small nucleus combine to form a big nucleus। जब छोटा छोटा कुछ न्यूक्लियस मिला के एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूशन। और जब एक बड़ा न्यूक्लियस डिवाइड होके छोटा छोटा न्यूक्लियस बनता है तो ये होता है न्यूक्लियर फिशंस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर फिशन जो होता है ये हमेशा ब्रेक नहीं होता है। ये जो इसके लिए इसका क्या करना पड़ता है, इसको और ज़्यादा अनस्टेबल करना पड़ता है। बाहर से हम लोग न्यूट्रॉन देके इसको हिट करते हैं और ये अनस्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है और वहाँ पे क्विकली वो डिवाइड हो जाता है। तो बहुत सारा चीज़ है। तो लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों होता है ये जो बड़ा न्यूक्लियस है वो डिवाइड क्यों होता है और छोटा न्यूक्लियस कॉम्बाइन क्यों होता है। टू अचीव द स्टेबिलिटी। सब न्यूक्लियस चाहते हैं कि वो स्टेबल हो। तो एकदम छोटा छोटा जो न्यूक्लियस है क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी कम है तो वो लोग क्या चाहते हैं, उसका बाइंडिंग एनर्जी बढ़े। बाइंडिंग एनर्जी किस तरह के बढ़ सकते हैं, अगर वो दो तीन एक साथ कंबाइन हो जाएगा तो उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ जाएगा। वो किस रीजन में आ जाएगा, इस रीजन में आ जाएगा, इंटरमीडिएट स्टेट में, क्योंकि उसका कैपिटल ए बढ़ जाएगा। तो जो छोटा न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए छोटा न्यूक्लियस कंबाइन होकर बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करेगा टू गो टू द स्टेबल रीजन। ये स्टेबल रीजन है, इसमें चला जाएगा। और जो
बड़ा न्यूक्लियस है जो अनस्टेबल है, वो भी स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, डिवाइड होकर छोटा छोटा न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कहाँ पे आ जाएगा, इस रीजन में आ जाएगा। तो दोनों ही केस में क्या है, स्टेबिलिटी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और दोनों ही केस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। दोनों ही केस में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज होगा। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ फॉर्मेशन के वक्त कितना एनर्जी रिलीज होता है वो बाइंडिंग एनर्जी है, या फिर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी लगता है वो बाइंडिंग एनर्जी है। एक ही बात है दोनों। तो दोनों ही केस में क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रहा है, जब न्यूक्लियर फ्यूशन हो रहा है, मतलब कॉम्बाइन होकर बड़ा बन रहा है, तो वो यहाँ से इधर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, फ्यूशन। और फिशन के लिए क्या हो रहा है, बड़ा न्यूक्लियस डिवाइड होकर यहाँ पे आ रहा है। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रहा है, वो मोर स्टेबल हो रहा है, मतलब दोनों ही केस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और उस एनर्जी का हम लोग बहुत यूज़ कर सकते हैं। अगर कंट्रोल वे में हम लोग उसको यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हम लोग मिल सकते हैं, और उसको कई तरीके के कामों में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व. What is binding energy curve? It is a plot of binding energy per nucleons with respect to nucleon mass numbers. ओके अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में छोटा करके ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप का पार्टिकल रहता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स चार्ज लेस होता है और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला है कूलम रिपल्सन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो न्यूक्लियस है वो एक जगह पे कैसे बंधा हुआ है। अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन में रिपल्सन है तो वो सब दूर भाग जाएगा, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब एक मिला के एक साथ न्यूक्लियस को फॉर्म किया है, स्टेबल एक न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे क्या है जो कूलम रिपल्सन को भी डोमिनेट कर रहा है, वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द अदर फोर्स, एंड ऑल्सो इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब चार्ज के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला हर एक न्यूक्लियंस, हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग अलग नाम नहीं देंगे, हम लोग बोलेंगे कि दे आर न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के मेंबर्स। तो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मेंबर्स है, हर एक मेंबर्स एक दूसरे को न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा। वो नहीं देखेगा कि वो प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है, वो प्रोटॉन प्रोटॉन में लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगेगा, ऑल पॉसिबल पेयर, उसके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द अदर फोर्स। और यही जो फोर्स है दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग कूलम रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के बीच में कूलम रिपल्सन होने के बावजूद ये एक साथ बंधा हुआ है न्यूक्लियस में, क्योंकि हर एक न्यूक्लियस में लग रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो न्यूक्लियर जो फोर्स होता है उसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग होता है। पहला प्रॉपर्टी है इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट नेचर्स, मतलब चार्ज के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, चार्ज हुए ना भी है तो भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। न्यूक्लियस के अंदर उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि किसका चार्ज है कि चार्ज नहीं है, जैसे कि न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं है, लेकिन हर चीज़ में, हर पार्टिकल्स में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और एक साथ बंधा हुआ रहेगा। दूसरा पॉइंट है इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स, मतलब इसका इफेक्ट काफ़ी स्मॉल है, मतलब इसका वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो शॉर्ट रेंज है, उसका रेंज छोटा है। मतलब वो अगर एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, तो उसका नेक्स्ट न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी उसका सराउंड में रहेगा उसी को ये फोर्स लगा पाएगा। बहुत दूर में रहने वाला इसके साथ इसका इंटरेक्शन कम हो जाएगा, बहुत शॉर्ट रेंज होता है, तो वो नेबरहुड में जो रहता है उसी को फोर्स लगा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर और एक शॉर्ट रेंज, इसका रेंज ज़्यादा नहीं होता है, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और थर्ड होता है इसका वेरिएशन जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये अट्रैक्टिव है होता है और रिपल्सिव भी होता है। मतलब एक डिस्टेंस से अगर हम लोग इसको बहुत क्लोज लाएंगे तो वो रिपल्सिव हो जाएगा, और एक डिस्टेंस से ज़्यादा दूर जाएंगे तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जो फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी का
वेरिएशन को हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कि उसका नेचर क्या होता है। यहाँ पे हम लोग टोटल 2 ग्राफ ड्रॉ किए हैं। एक है डिस्टेंस के साथ फोर्स कैसे बदल रहा है और एक है डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब 2 न्यूक्लियस के बीच में अगर हम लोग डिस्टेंस को बदलेंगे तो उसका फोर्स का नेचर कैसे बदलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है r=r0, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, वहाँ पे फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है। अगर हम लोग r0 से छोटा करेंगे तो वो पॉजिटिव फोर्स लगता है, मतलब रिपल्सिव, और इधर करेंगे तो नेगेटिव, मतलब अट्रैक्टिव। सो इधर करेंगे तो इधर क्या है, इधर रिपल्सिव, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव। तो डिस्टेंस जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, अगर हम लोग थोड़ा सा दूर जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, फिर अगर थोड़ा सा क्लोज जाएंगे तो रिपल करेगा, लेकिन बीच में वो आराम से रहेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इसीलिए ये r0 को क्या बोलते हैं, r0 इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ पे फोर्स नहीं लगता है, नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस एट विच द नेट फोर्स इज 0। अगर हम लोग थोड़ा सा बाहर की ओर जाएंगे तो अट्रैक्ट होगा, अंदर की ओर जाएंगे तो रिपल होगा। और अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ करेंगे तो वो एक ही तरह का होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे r0 में फोर्स 0 है, वहाँ पे r0 में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, क्योंकि हम लोग को पता है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन है, du/dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल एनर्जी का कैसा चेंज होता है वो फोर्स के साथ ऐसे रिलेटेड है। तो जहाँ पे फोर्स 0 होगा वहाँ पे यू क्या होगा, मिनिमम होगा। और यही होता है, जो स्टेबल चीज़ जो होता है, जो आराम से रहता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होता है, मिनिमम होता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए फोर्स 0 है, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बोलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। इज इट ओके? So this is the variation of nuclear force with respect to the distance between nuclei.